स्कूल में भी जब मेरे क्लासमेट जो मेरे थे वो मेरे साथ बेंच पे ऐसे हम लोग बजाते थे ना बचपन में, वैसे बजाते थे और मैं गाना गाता था। तो स्कूल मैं यूट्यूब को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। मैं यूट्यूब अगर अच्छा भी है, इंटरनेट अगर अच्छा है तो गलत भी है। मैं किन्हीं एक का नाम मतलब नहीं ले पाऊंगा, मेरे बहुत सारे, मैं जिनका भी सॉन्ग सुनता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुना हूँ अरिजीत सिंह, उदित नारायण, के आतिफ असलम, ये सब मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजह। मैं बता दूं आप लोगों का इसकी, मैं क्लासेस भी देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों मेरी चलती है बोकारो में। तो 2 इयर्स हो गया मुझे सिखाते सिखाते ऐसे। तो आप लोग चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना पहले इंस्टा अकाउंट बता देता हूँ। क्या हुआ, 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद मेरा जो बॉक्स है वो डेड हो गया। एक्चुअली उसका बैटरी चला गया सडनली। तो ऑडियंस क्या है कि अब बहुत जगह ऐसा होता है कि ऑडियंस अगर नहीं इंजॉय करते, वैसा नहीं दिखाते एक्साइटमेंट, तो लोग चले जाते। लेकिन मेरा बॉक्स होने के बाद भी ऑडियंस मेरे साथ गा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेडियम में कहीं खड़ा होकर गा रहा हूँ। बहुत क्रेजी ऑडियंस है बोकारो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जितने भी आर्टिस्ट जो भी लोग कर रहे हैं, हेट कमेंट को वो वैल्यू उतना नहीं करते, इग्नोर ही करते हैं। हेट कमेंट, जब आप कुछ अच्छा करोगे, एक लोग होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता है तो उसका कुछ काम नहीं है, वो हेट कमेंट पे जा, मतलब कमेंट के सेक्शन में जाके उसको बस फोन लेना है और कमेंट करना है, तो उसको कोई फर्क हो, उसको तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना। घर में बैठे बैठे जेलसी आजकल के टाइम में बहुत है। मैं करता हूँ तो मैं पैसा उस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि अगर आप चाहो तो पैसा अगर आपको देना है तो आप साइड में भी दे सकते हो। आप लोगों को पता है, हाँ, आप साइड में भी दे सकते हो। आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर उस वीडियो के दौरान आप आओगे और डिसरिस्पेक्ट वे में अगर आप बोलोगे तो आर्ट का वहाँ पे कदर नहीं रह जाता, आर्ट का वैल्यू नहीं रह जाता। अभी कुछ दिन पहले मैं बताऊंगा, एक आंटी जी आई थी, तो मेरे सॉन्ग सुन रही थी, तो मैं गा रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी, तो वो आकर मुझे कुछ पैसे दी, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, आके मुझे दी। तो मैं उनको साइड में ही बोला कि आंटी मैं नहीं लेता हूँ पैसा, थैंक यू सो मच, आप बस अपना रेस्पेक्ट दो। तो मुझे वो आंटी बहुत अच्छा पोलाइट वे में बोली कि ये जो पैसा मैं दे रही हूँ बाबू, ये मेरा रेस्पेक्ट है और आप बहुत अच्छा गाए, आप मेरे बेटे जैसे हो, तो ये आप। बस जिंदा हुआ जिंदगी बिन तेरे हाय एवरीवन, फिर से मैं नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसे प्रेस करते रहने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि कुछ दिन से लगातार कुछ न कुछ बड़े बड़े भैया लोगों को बुला रहे थे, बड़े बड़े दीदी लोगों को बुला रहे थे हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, एक से बढ़कर एक लोगों को बुला रहे चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है। तभी हमारे साथ में है कान्हा भैया, और कान्हा भैया के बारे में थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानते हैं, सिंगर है, तो इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और साथ ही में सबसे पहले स्वागत है कान्हा भैया का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको अपना परिचय देना है, आप अपना परिचय दीजिए। हेलो भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम हुआ कान्हा। आई एम ए सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोज़र। मैं ख़ुद के गाने लिखता हूँ, कंपोज़ करता हूँ और गाता हूँ। और मैं बता दूँ, मैं स्ट्रीट परफॉर्मर भी हूँ। बोकारो में स्ट्रीट परफॉर्मेंस करता हूँ, वीकली 1 दिन करता हूँ। मैं हर एक लोकेशन बोकारो में जितनी भी जगह है, मैं वहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस करता हूँ। और मेरे कुछ जेन्युइन ऑडियंस है जो मुझे सुनना चाहते हैं, तो हमेशा आकर मुझे सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपने सिंगल लाइन को ही क्यों चुना? सिंगिंग लाइन को मैं इसलिए चुना कि मैं बचपन से, मैं जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं उस वक्त से ही मैं गाना गाता हूँ, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर म्यूज़िक करते हुए 10 ईयर्स हो गए, 10 to 12 ईयर्स हो गए। मैं बचपन से ही गाना गाता हूँ। और मैं जब भी कोई सॉन्ग को सुनता था बचपन में, तो जब मैं क्रिकेट भी खेलने जा रहा हूँ, फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो मैं उस वक्त गाने को दोहराता रहता था, मेरे मन में चलते रहता था। एंड जैसे जैसे मेरा स्कूल लाइफ हुआ, स्कूल लाइफ में मैं बहुत मतलब शोज़ वो स्कूल लाइफ में मैं किया हूँ, शोज़ वगैरह। एंड स्कूल में भी जब मेरे क्लासमेट जो मेरे थे वो मेरे साथ बेंच पे ऐसे हम लोग बजाते थे ना बचपन में, वैसे बजाते थे और मैं गाना गाता था। तो स्कूल लाइफ में भी मैं बहुत गाया हूँ। तो धीरे धीरे जैसे मेरा क्लास 10th हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे
सिंगिंग को ही परस्यू आगे करना चाहिए। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आई एम हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, तो मैं लाइट गाने भी गाता हूँ, सूफी भी गाता हूँ, वेस्टर्न भी गाता हूँ, और हर जॉनराज के सॉन्ग्स को मैं करता हूँ। तो मैं 3 to 4 years में क्लासिकल भी सीखा हूँ कोलकाता में। तो प्रॉपर म्यूज़िक अगर देखा जाए तो मैं 6 to 7 years से कर रहा हूँ शास्त्र संगीत के साथ, जिसको रियाज हम लोग कहते हैं, उसके साथ। आज जो आपने जो कुछ भी सीखा है, इस पे आप गुरु किसको मानते हैं और किसके थ्रू तहत आपने इतना सीखे हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मैं जो भी सीखा हूं अभी तक, मैं यूट्यूब को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता हूं। लाइक मैं यूट्यूब अगर अच्छा भी है, इंटरनेट अगर अच्छा है तो गलत भी है। अच्छा। और यूटिलाइज आप कैसे करते हो इंटरनेट को, वो मैटर करता है। तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं खुद से इतना प्रैक्टिस किया हूं कि मैं आज सेल्फ टॉट हूं। मैं अगर प्रॉपर आपको बताऊं तो मैं सेल्फ टॉट हूं, प्रॉपर पूरे तरीके से मैं खुद से ही सीखा हूं जो भी सीखा हूं। यूट्यूब पे मैं आज से, जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त से मैं बता रहा हूं, मैं गिटार और रियाज के नए नए चीज़ देखता था कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब सब कोई का अपना अपना एक फील्ड होता है, ऐसे मेरा म्यूज़िक का फील्ड है, तो म्यूज़िक के फील्ड में मेरा जो भी खामियां था, जो मैं नहीं कर पाता, तो मैं उसको यूट्यूब पे ढूंढता था, क्रोम पे ढूंढता था कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिलेगा, हर फील्ड में। म्यूज़िक में आप कर रहे हो तो म्यूज़िक में आपको कैसे सीखना है, क्या करना है, आप जहाँ पर स्टॉप हो गए आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हर तरह के गुरु हैं। आप प्रॉपर एक जगह गुरु को ढूंढ के अगर चलोगे और प्रैक्टिस आप करोगे तो शायद आप इम्प्रूव अपने आप को नहीं कर पाओगे, उस तरीके से एडवांस लेवल पे नहीं जा पाओगे। लेकिन यूट्यूब ऐसा है ना कि अगर आप 1 पे हो तो आपको 10 पे भी ले जाने का वो ये रखता है। मतलब कि कहने का सीधी सी मतलब मेरा बात ये है कि आप अपना जो लेवल है उससे ज़्यादा सीख सकते हैं यूट्यूब से, आपको जो नहीं आता है। बहुत सारे चीज़ जैसे गिटार भी क्या है ना, अभी के जो भी टीचर्स या गुरु सिखाते हैं, मैं वो खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जगह पे सब अपने जगह में बेस्ट है। लेकिन क्या है ना कि अब कोई भी बच्चा सीखने आता है तो उसकी कैपेबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी के हिसाब से वो नहीं सिखाते, वो उसको 6 महीना वही करवाएंगे बेसिक चीज़। अब बच्चा भी अब क्या होता है ना कि उसी चीज़ को बार बार करते करते वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है, बाद में जाके वो छोड़ देता है म्यूजिक। तो मेरा ये कहना है कि आप बच्चे को समझो कि इसका लेवल इतना है, ये इतना इसका थॉट है कि इतना तक ये जानता है, अब आगे जो है ये कर लेगा, तो उसको आगे दो। ये नहीं कि उसी को हम बार बार करवा रहे हैं, सभी ये करवाते हैं, तो आपको इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, है ना। और वो चीज़ अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो गुरु मान लिया, ठीक है, यूट्यूब को, इसको देख के भी आप मतलब जैसे इस लाइन पे आए, सिंगल लाइन पे, किसको देख के आप आए? मैं अगर देख के बताऊं तो मेरे कोई एक इंस्पिरेशन कभी नहीं रहे मैं, ठीक है। मेरे कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर किसी को फॉलो मैं किया हूं कभी। मेरे इंस्पिरेशन जो हमेशा से रहे हैं, इंस्पिरेशन वो अरिजीत सिंह रहे हैं, अच्छा। के रहे हैं, आतिफ असलम रहे हैं, उदित नारायण रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंगर हैं, किशोर सर रहे हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं। मैं किन्हीं एक का नाम मतलब नहीं ले पाऊंगा, मेरे बहुत सारे, मैं जिनका भी सॉन्ग सुनता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुना हूँ अरिजीत सिंह, उदित नारायण, के आतिफ असलम, ये सब मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और सब आपको अगर पता होगा, म्यूज़िक में भी एक जेनराज होता है, ठीक है, अलग अलग जॉनर का होता है सॉन्ग। तो अगर आप सेमी क्लासिकल या क्लासिकल में देख ले तो मैं राशिद खान साहब को बहुत सुना हूँ, ठीक है, राशिद खान सर को बहुत मैं सुना हूँ। अरिजीत सिंह को तो सुनता ही हूँ। के सर का जो है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग वॉइस था, उनका रेंज बहुत अच्छा था, तो उनको उसके लिए सुनता था। और उनके सॉन्ग्स तो के सर के मैं क्या ही कहूँगा, उनका तो मैं उनको भी आज भी बहुत मिस करता हूँ, हमेशा से मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। तो संगीत में मैं ऐसे घुसा हूँ, गाते गाते और सुनते सुनते मेरा ये है। और मैं सेल्फ टॉट हूँ, आपको बता दूँ, मैं जो भी सीखा हूँ, अगर कोलकाता में मैं अब आपको शुरू में मेंशन किया कि मैं सीखा हूँ, तो सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं गुरु के पास बैठ कर ही सीखा हूँ। मैं अपने से, लोगों से, जिससे भी मैं मिलता हूँ उससे कुछ ना कुछ सीखता हूँ जो अच्छा कर रहे हैं, है ना। हमारे ऑडियंस का कहना है कि कुछ सॉन्ग आप सुना सकते हैं क्या? ज़रूर। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? जैसे कि हमारा ऑडियंस जानना चाहता है कि आशिकी 2 के बारे में थोड़ा सा गाना सुना सकते हैं? आशिकी 2 के सॉन्ग, ठीक है, मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है आशिकी 2 का। तो वैसे सारा एल्बम ही मेरा फेवरेट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो तुम ही हो। मैं बहुत, मतलब जब स्कूल में जब था ना, मैं उस वक्त से ये गाना गा रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ थोड़ा सा सुनाता हूँ आप लोगों को।
ऑडियंस का ये कहना है कि आपको आपके साथ में अगर किसी को क्लास वगैरह लेना है तो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? ओके, मैं बता दूं आप लोगों को गाइस कि मैं क्लासेस भी देता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों मेरी चलती है बोकारो में। तो 2 इयर्स हो गया मुझे सिखाते ऐसे। तो आप लोग चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना पहले इंस्टा अकाउंट बता देता हूँ जो भी, जिस पे आप डीएम करके क्लासेस के लिए फर्दर आगे के डिटेल्स पूछ सकते हो। तो कान्हा के गीत को आप लोग फॉलो कर सकते हो, KANHA_KE_GEET, कान्हा के गीत। और आप चाहो तो मेरा नंबर भी ले सकते हो, नंबर आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा नीचे, है ना। एंड मैं बता दूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रांची के भी हैं, धनबाद के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, हर तरफ से मेरे से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ। पहले तो वॉइस प्रोडक्शन हो गया। सिंगिंग की बात मैं करूँ तो सिंगिंग में वॉइस प्रोडक्शन कैसे करना है, फेड इन फेड आउट कैसे करना है, डायनेमिक्स कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर वाइब्रेटो का यूज़ है, किसी गाने को परफॉर्म कैसे करना है, गाने के नोटेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीज़। ये हो गया सिंगिंग की बात। और गिटार भी मैं सिखाता हूँ। गिटार में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गिटार पे सिंगिंग कैसे करना है, दोनों चीज़ों को कैसे मिलाना है, एडवांस कॉर्ड का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। और पियानो भी मैं सिखाता हूँ बच्चों को, पियानो भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 3 चीज़ मैं सिखाता हूँ, सिंगिंग, गिटार एंड पियानो। थैंक यू। इसमें भैया कोई सिंगल लाइन में अगर आना चाहता है तो उसका कोई उम्र होता है क्या? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो म्यूज़िक में मैं ही नहीं, मेरा ही ये कहना नहीं है, बड़े बड़े गुरु लोगों से भी मैं सुना हूँ, जितने भी आज के टाइम पे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि म्यूज़िक का कोई उम्र नहीं होता है। म्यूज़िक एक जो है एक ओशन की तरह होता है, समंदर की तरह होता है। आप जितना सीखोगे उतना कम है, उसमें कभी भी आप महारत हासिल नहीं कर सकते हो। हर बच्चा भी सीख सकता है और ओल्ड एज का जो वो भी सीख सकता है। म्यूज़िक का कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप शुरू करो गाना रियाज करना। हमने देखा कि आपको हैप्पी स्टेट के दौरान काफी सारे लोग आपके साथ नाच रहे थे, झूम रहे थे और साथ ही में गाना वगैरह भी गा रहे थे, ठीक है। और साथ ही में फूड स्टेट कुछ महीना पहले हमारे बोकारो में पार हुआ, उसमें भी कुछ लोग आपके साथ में जुड़े हुए थे और आपने देखा कि काफी सारा मस्ती लोगों को भी करवा रहे थे। उसके दौरान आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और लोगों का, पब्लिक का प्यार किस तरह को मिला? जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हैप्पी स्ट्रीट और फूड स्ट्रीट के जो बोकारो के जो पब्लिक है बहुत क्रेजी है। बोकारो के जो ऑडियंस है बहुत क्रेजी है, बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत आर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं। वो सिर्फ सिंगिंग का ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगते हैं। लाइक डांस भी होता है, सिंगिंग भी होता है, केकरी का भी अपना अपना होता है, कोई अपना आर्ट कुछ, हाँ, हर फील्ड का जो आर्ट है हर कोई दिखाता है। और मैं जब भी स्ट्रीट परफॉर्मेंस, अभी मैं कुछ दिन पहले का फूड स्ट्रीट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब कर रहा था ना फूड स्ट्रीट में परफॉर्मेंस, तो मेरा सडनली क्या हुआ, 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद मेरा जो बॉक्स है वो डेड हो गया। एक्चुअली उसका बैटरी चला गया सडनली। तो ऑडियंस क्या है कि अब बहुत जगह ऐसा होता है कि ऑडियंस अगर नहीं इंजॉय करते, वैसा नहीं दिखाते एक्साइटमेंट, तो लोग चले जाते। लेकिन मेरा बॉक्स होने के बाद भी ऑडियंस मेरे साथ गा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेडियम में कहीं खड़ा होकर गा रहा हूँ। बहुत क्रेजी ऑडियंस है बोकारो के। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोगों का, पब्लिक का प्यार उस तरह से आपको मिल रहा था, हाँ। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये फूड स्ट्रीट और हैप्पी स्ट्रीट जो है, मैं तो चाहता हूँ मंथ में 2 बार जरूर हो बोकारो में। बोकारो में होना चाहिए। सेल की तरफ से ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला था, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है कि अपना टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हो बोकारो में। और भैया हम देखे थे कि आपका हर एक रविवार को एक वीडियो आता है जो कि आपका स्टेट के नाम पे ही कुछ रहता है, ठीक है। कान्हा के गीत नाम से मेरा आता है। वैसे जो वीक में मैं 1 दिन करता हूँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस, आप लोगों को बता दूं, वीक में मैं 1 दिन करता हूँ बोकारो में स्ट्रीट परफॉर्मेंस, जिसमें लोग मेरे जो जेन्युइन ऑडियंस है, अननोन भी आते हैं, जो जेन्युइन अगर मैं कभी स्टोरी लगा दिया तो आते हैं। जी। कि जैसे कि आपका काफी सारा हेट कमेंट पढ़ा था मैंने, और साथ ही में जब वहाँ पे खड़े थे बगल में, तो उसमें से कुछ लोगों को हमने देखा कि आपको पैसा भी दे रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों का आप देखा कि चॉकलेट भी दे रहे थे। तो उस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि हेट कमेंट के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जितने भी आर्टिस्ट जो भी लोग कर रहे हैं, हेट कमेंट को वो वैल्यू उतना नहीं करते, इग्नोर ही करते हैं। हेट कमेंट, जब आप कुछ अच्छा करोगे, एक लोग होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता है, तो उसका कुछ काम नहीं है। वो हेट कमेंट पे मतलब कमेंट के सेक्शन में जाके उसको बस फोन लेना है और कमेंट करना है, तो उसको कोई फर्क हो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। घर में बैठे बैठे जेलसी आजकल के टाइम में बहुत है, दिखता है कि ये कुछ आगे बढ़ रहा है तो इसको करते हैं। वो एक गलत कमेंट,
कोई अगर गलत कर रहा है तो आप वहाँ बोलोगे तो वो भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, हेट कमेंट करना ही नहीं चाहिए। आप हेट कमेंट दे रहे हो तो हेट कमेंट मेरा किस चीज़ को लेकर आया था, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले बता दूं, स्ट्रीट परफॉर्मेंस बस्किंग को ही बोलते हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस। अच्छा। बस्किंग जो है फॉरेन का एक कल्चर है जहाँ पर जस्टिन बीबर और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग जो है स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते थे। तो बस्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा ही के लिए ही करो, लोग अभी इस चीज़ को बना दिए हैं। पैसा अगर आप ले रहे हो तो चलो, या आपको बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ मैं कि कर रहे हैं तो अपने क्लासेस के लिए वो मजबूर रहते हैं कि मुझे, अब मैं क्लासेस करता हूँ, मुझे अपने स्कूल की फीस भरना है, या तो वो चीज़ अलग होता है। लेकिन उसके लिए आप बोर्ड भी लगाते हो तो वो चीज़ अच्छा, आप उसके लिए पैसा ले सकते हो। आप वहाँ पर क्योंकि बैनर बोर्ड लगा के रखे हो कि मैं मदद करता हूँ, डोनेशन के लिए, वो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर जो डोनेशन के लिए अगर नहीं कर रहा है, मैं करता हूँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस, तो मैं पैसा उस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता हूँ ना, क्योंकि अगर आप चाहो तो पैसा अगर आपको देना है तो आप साइड में भी दे सकते हो। आप लोगों को पता है, हाँ, आप साइड में भी दे सकते हो। आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर उस वीडियो के दौरान आप आओगे और डिसरिस्पेक्ट वे में अगर आप बोलोगे तो आर्ट का वहाँ पे कदर नहीं रह जाता, आर्ट का वैल्यू नहीं रह जाता है। आप चॉकलेट देते हो तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बताऊँगा, एक आंटी जी आई थी तो मेरे सॉन्ग सुन रही थी, तो मैं गा रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी, तो वो आकर मुझे दी, मुझे कुछ पैसे दी, मैं अमाउंट नहीं बताऊँ, आके मुझे दी। तो मैं उनको साइड में ही बोला कि आंटी मैं नहीं लेता हूँ पैसा, थैंक यू सो मच, आप बस अपना रेस्पेक्ट दो। तो मुझे वो आंटी बहुत अच्छा पोलाइट वे में बोली कि ये जो पैसा मैं दे रही हूँ बाबू, ये मेरा रेस्पेक्ट से है, और आप बहुत अच्छा गाए, आप मेरे बेटे जैसे हो, तो ये आप रख लो प्लीज़। तो वो चीज़ अच्छा लगा। अब कोई आता है, लो पैसा दे देगा, ये वाला गाना गाओ, तो ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगता है। हाँ, वो अलग चीज़ हो जाता है, वो कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट हो जाता है आर्टिस्ट का। आप आर्ट को नहीं सुन रहे हो, आप अपना दिखा रहे हो कि हम बहुत पैसा वाला। आप उतना पैसा वाले हो तो आप मेरा ट्रांजैक्शन कर दो ना, पेटीएम कर दो मुझे 10-20 हज़ार कर दो। जस्ट किडिंग। सो दोस्तों, अगर आप लोग इस टाइप में अगर करते हैं तो इस टाइप में ना करें। अगर आप लोग देना वगैरह है तो हिडन में दे सकते हैं, हाइड पे दे सकते हैं। वो जैसे भी पैसा जो आप मुझे दोगे ना, मैं अगर, मुझे बहुत सारे लोग पहले देते थे तो ठीक है, मैं मुझे अगर देते थे तो मैं वहाँ पे जो भी बेचारे नीडी बच्ची लोग रहते हैं ना, या कोई आंटी अंकल रहते हैं, तो मैं उनको कुछ खिला देता हूँ या दे देता हूँ, तो वो चीज़ ठीक है। बट डिसरेस्पेक्ट वे में मत दो, या शोर शराबा मचा के हु साउटिंग करके वैसे मत दो, उससे आर्टिस्ट का डिसरेस्पेक्ट होता है। आप चॉकलेट दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना। हमारे ऑडियंस को इतना सारा बात बताएं तो थोड़ा बहुत फिर से गाना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मन भर जाएगा। ज़रूर भाई। तो एक सॉन्ग मैं हमेशा गाता हूँ, मैं सुनाना चाहूँगा अपने हर एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस और लाइव गिग में मैं गाया हूँ। ये सॉन्ग है जिंदा हुआ जिंदगी बिन तेरे दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ले यहाँ जीना नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे ओ ये जो यादें हैं सभी काटे हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। थैंक यू। तो भैया आपका हम देखें कि काफ़ी सारे जगहों पे प्रोग्राम रहता है, ठीक है, क्या आपको स्टेज प्रोग्राम करने का मौका मिला है? हाँ, मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं लाइव गिग्स करता हूँ। मेरा स्ट्रीट परफॉर्मेंस क्या है ना, मैं जस्ट इंस्टाग्राम के लिए करता हूँ और लोगों की रिक्वेस्ट जो भी रहते हैं उनको गाने के लिए करता हूँ। लोग एंजॉय करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोकारो में ये चीज़। और लाइव शोज़ तो मैं करता ही हूँ। आप लोग लाइव शोज़ के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट टुगेदर हो गया, हाँ, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, कोई इनाग्रेशन हो रहा है, कहीं किसी चीज़ का उद्घाटन है तो उस चीज़ में, या
बड़े बड़े इवेंट्स जो भी होते हैं लाइव गिग्स, उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वही कान्हा के गीत पे आप या तो चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हो, और नहीं तो अब मैं एक बार कांटेक्ट नंबर भी अपना बता देता हूँ। 8102275904 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप चाहो तो इस पर मुझे डीएम कर सकते हो लाइव गिग्स के लिए। फिर फर्दर आगे के डिटेल्स में या कोटेशन में आपको बताऊंगा आगे क्या है इसके, कैसे आप शो के लिए मुझे बुक कर सकते हो मेरे बैंड के साथ। थैंक यू। इसमें आपको देखे कि बहुत सारे जगह पे आपको बुलाया जाता है। जी। तो उसमें पैसा देके बुलाया जाता है या फिर आप खुद से जाते हैं? लाइक आप शो के बारे में पूछ रहे हो Live सर? stage show। हाँ जी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जितने भी आर्टिस्ट कर रहे हैं सब कोई आर्ट के लिए तो करते ही है, बट उनसे उनका पैसा भी आता है। तो मैं चार्ज भी करता हूँ। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जब आप मुझे उस नंबर पे डीएम करोगे, है ना। उसमें सबसे पहले भैया आपका अगर पढ़ाई की अगर बात की जाए तो पढ़ाई की आपका क्या है? पढ़ाई के बारे में आप अच्छा क्वेश्चन पूछे भाई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं क्लास 10 तक 1 से 10 तक मैं एक डिसेंट स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ठीक था, पढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब पढ़ लेता था अच्छा खासा। बोकारो इस्पात विद्यालय से मैं क्लास 10th किया हूँ। 11-12 जो मेरा हुआ वो DAV सेक्टर 6 से हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ RVS कॉलेज से। मैं वैसे आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा स्ट्रीम आर्ट्स था। तभी आप कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं या फिर अभी फिलहाल छोड़ दिए, खाली सिंगर को ही लेकर? टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो भाई मैं अपना पूरा समय सुबह से लेकर जो मॉर्निंग का रूटीन होता है या आफ्टरनून का या नाइट का, मैं पूरा तरीके से संगीत में ही लीन रहता हूँ। संगीत को ही पूरा समय देता हूँ। पढ़ाई अब देखते हैं, ग्रेजुएशन तो हो गया, अब आगे कुछ म्यूज़िक में ही कुछ स्टडी करेंगे। 2nd-3rd ईयर मेरा म्यूज़िक में भी चल रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो ये चीज़ को तय किया, जैसे कि सिंगल लाइन को ही आपने चुना है, ठीक है, पढ़ाई वगैरह भी आपने फिलहाल अभी बंद कर दिए हैं, तो सिंगल लाइन को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब पूरी तरह से नहीं बंद किया? अभी पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है, लेकिन जाना तो म्यूज़िक में ही है। अब थोड़ा बहुत आगे पढ़ाई हो सकता है, देखते हैं। तो कितना ज़्यादा महत्व देते हैं आप सिंगल लाइन को? सिंगिंग लाइन को तो भाई महत्व मैं बहुत देता हूँ, शुरू से देते आ रहा हूँ। लेकिन अब जो है क्लास 11th के बाद जो है मेरा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून हो गया है कि इस चीज़ को अब करना है। क्या होगा लाइफ में नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बस इस चीज़ से प्यार है और बहुत डोपामीन मिलता है। मतलब एक जब रियाज़ में करता हूँ ना, शास्त्रीय संगीत में जो भी लोग करते हैं उन्हें पता होगा, रियाज़ होता है, सुबह के टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। तो उस टाइम जब रियाज़ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान से बात हो रहा है। एक बहुत अलग ही एक फील होता है, एक अलग तरह का। आपने जो इस चीज़ को चुना, ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आपको फ़ायदा मिला है? फ़ायदा की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहले तो जो फ़ायदा है वो मैं अपने बारे में बताऊंगा सिंगिंग को लेकर। कि सिंगिंग में सबसे पहले मुझे बोकारो के ऑडियंस मुझे जानते हैं। मुझे बाहर के ऑडियंस का उतना नहीं पता, शायद ही बाहर के लोग मुझे जानते हो ना, लेकिन बोकारो के ऑडियंस मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिए। लोग मुझे जानते हैं कि ये गाना गाते हैं, कान्हा नाम है इनका। अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से जानते हैं। और दूसरा चीज़ कि जैसे जैसे संगीत मैं कर रहा हूँ तो मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होता है ना, अगर आप किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप उस चीज़ में बेटर हो। तो मुझे वो चीज़ 4 साल में दिखा कि मैं कल कुछ और था और आज कुछ और हूँ, और आने वाले टाइम में शायद और भी कुछ होगा, वो तो मेरा मेहनत बताएगा। सिंगल लाइन के अलावा आप क्या कुछ करते हैं? सिंगिंग लाइन के अलावा मैं लाइक क्या करता हूँ, मुझे शॉपिंग वगैरह पसंद है, दोस्तों के साथ हैंग आउट पसंद है, बाहर जाना पसंद है, जर्नी पे जाना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। मैं इवनिंग के टाइम में दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ। मुझे घर में कोई कैद बचपन से ही नहीं रख सकता है। मेरा आदत शुरू से रहा। एक्चुअली मैं क्रिकेट भी खेलता था जब मैं छोटा था, तो मुझे क्रिकेटर भी बनने का शौक़ आया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि मेरे फादर भी क्रिकेट खेलते थे, तो वो उस चीज़ का भी शौक़ था। तो अभी क्या है कि दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना, खुला बाहर का एनवायरनमेंट में बाइक पे घूमना, वो सब चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। आने वाले टाइम में मैं घूमूंगा बहुत जगह, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, बाहर जाना। किसी भी काम को हम लोग करने जाते हैं तो खाली एक पढ़ाई को छोड़ के कोई भी काम पे घर वाला सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आपके बारे में हमको जानना है कि आपके परिवार किस तरह का सपोर्ट करते थे और अभी किस टाइप में सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे बारे में ही ये नहीं है, जितने भी पेरेंट्स हैं सब कोई अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में। उनको लगता है कि म्यूज़िक में शायद करियर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग लाइव देखे हुए हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा अनसर्टिनिटी, ऐसा नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, इसमें लक फैक्टर भी है, लेकिन मेहनत भी होता है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो
मेरे फादर जो है मुझे मॉर्निंग में उठाया करते थे। जैसा कि मैं बताया कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ रहा था 11th-12th में, फिर उसके बाद मैं आर्ट्स में स्विच किया ग्रेजुएशन। तो मेरे पापा जो है फादर, वो सुबह में मॉर्निंग में उठा देते थे जितने भी मेरे भाई सिस्टर्स हैं सबको, कि पढ़ाई करो, थॉरोली मेरा नोट्स बनाते थे कि पढ़ो, स्टडी करो। तो उस वक्त मैं करता था, बट थोड़ा फाँकी भी मारता था, उतना मन नहीं लगता था। तो म्यूज़िक में भी जब मैं करना शुरू किया तो घर वाले बोलते थे कि मेरे घर वाले कभी ये नहीं बोले कि मत करो, बोलते थे करो, लेकिन पढ़ाई को लेकर साथ में आगे म्यूज़िक को परस्यू कर रखो, ये उनका थॉट था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा था कि मुझे इंटरेस्ट, मैं कोशिश करता था पढ़ाई करने की, बट उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे प्रॉपर टाइम म्यूज़िक में ही देना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं मॉर्निंग में 4-4 o'clock उठना शुरू किया। मैं रियाज़ 2.5-3 घंटा करता था। तो घर वाले भी देखते थे कि चलो बेचारा मेहनत ये कर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर पेरेंट्स मेरे, उनको ऐसा लगने लगा कि सपोर्ट करने लगे, बोले कि तुम आज अभी मेरा ऐसा हो गया ना कि अभी मैं कभी रियाज़ नहीं करता हूँ तो मेरे मम्मी या पापा या कभी अंकल या भाई कोई भी बोल देते हैं कि तुम आज रियाज़ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। तो वो चीज़ दिखाते। तो कहने का, ओवरऑल कहने का ये मतलब है ना कि जब तक आप घर वालों को कुछ अचीव करके नहीं दिखाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लेवल पे आप दिखाओ कि मैं ये कर लिया हूँ। आप छोटा छोटा स्टेप्स उनको दिखाओ, उनको ये चीज़ लगना चाहिए कि नहीं, अब मेरा बेटा कर रहा है कुछ म्यूज़िक में, है ना। तो मैं छोटे छोटे गोल्स अपना बनाया और मैं रियाज़ करता था। बाकी धीरे धीरे जैसे करता था तो लोग भी अप्रिसिएट करते थे, कभी मेरे फादर को, मेरे भाई को, कि अरे आपका बेटा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा गाता है। तो उस चीज़ से घर वाले सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट करने का इन द सेंस यही मतलब है ना कि अगर जब तक आप कुछ घर वालों को दिखाओगे नहीं, आप सिर्फ बोलोगे हमको म्यूज़िक करना है, आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, घर में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो घर में सिर्फ 4 दीवारी में बैठे करने से नहीं होता है। आपको अपना टैलेंट को शोकेस करना पड़ेगा। जब तक अगला आपके घर वालों को नहीं बोलेगा ना ये बंदा कर रहा है, तब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करते। उनको भी ऐसा लगता है आपको कुछ अचीव अगर करना है तो म्यूज़िक में तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, लोग बोलेगा कुछ दिखाओ। सिर्फ म्यूज़िक कर रहे हैं घर में बैठे हुए तो ऐसे म्यूज़िक थोड़ी होगा। घर वालों को भी लगेगा कि ये देखो उम्र भी निकल रहा है, कुछ कर रहा है। मैं ये नहीं बोला मैं बहुत कुछ हासिल कर, मैं कुछ हासिल अभी नहीं किया हूँ। अभी तो मैं मतलब लगता है कि 5% भी नहीं गया हूँ म्यूज़िक में। लेकिन ये है कि मैं एक सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो गया, मेरा एक वो खुल गया रास्ता कि अब हमको करना है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं वो चीज़। तो जितने भी सारे लोगों का डाउट रहता है घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई घर वाले सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम मतलब नहीं कर पाओगे इन द सेंस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि घर में सिर्फ करोगे, कुछ कर नहीं दिखाओगे उनके, घर बाहर वाला भी तुम्हारा तारीफ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं, तो घर वालों को लगेगा कि म्यूज़िक सिर्फ करने से नहीं होता। आपका आप जो मेहनत करे वो शोर मचाना चाहिए, बाहर लगना चाहिए कि नहीं कर रहा, तब ना लगेगा गार्जियन को कि अरे नहीं चलो कर रहा है। अब आप घर में सिर्फ बोलोगे म्यूज़िक करेंगे 4 साल से घर में बैठे हुए हैं, तो उससे नहीं होगा। आपको अपना टैलेंट को शोकेस करना पड़ेगा और जो दिखेगा वही बिकेगा, याद रखना गाइस। तो भैया इतना कुछ हमारे ऑडियंस जान गए आपके बारे में, ठीक है। तो अभी का अगर लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन क्या है हमारे, जहाँ पे हम लोग एक इंटरव्यू को बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो लोकेशन है बहुत अच्छा लोकेशन है। मैं तो सबसे पहले थैंकफुल हूँ मैम का, मेरी एक फ़ैन भी है और लाइक उनके ही मैं फूड स्ट्रीट पे मैं पिछले बार, इस बार जो हुआ था मैं किया था, तो उनका स्टॉल पे ही मैं किया था। तो उनका भी एक खुद का कंपनी है हैप्पी डैप्पी मील करके, है ना। तो आप लोग चाहो तो ज़रूर विज़िट करना गाइस हैप्पी डैप्पी मील का। तो ये लोकेशन जो है 4D में हुआ, ये जो आप एम्बियंस देख रहे हैं उनका ही एक खुद का सेटअप है। तो आप लोग हैप्पी डैप्पी मील को विज़िट कर सकते हो, उनका भी आपको लिंक यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले थैंक यू तो उनको जो हमारे इतना बड़े हम लोगों को जी। जगह दिए जो कि पॉडकास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू मैम, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो। और साथ ही में भैया हमारे ऑडियंस को अब थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए ताकि जो बेरोजगार जैसे घूम रहे, ठीक है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट होकर के कुछ अपने अचीव में आना चाहिए। देखिए मैं अपने फील्ड को लेकर बताऊंगा मोटिवेट आप कैसे हो सकते हो, कैसे आपको करना है आगे लाइफ में। सिंगिंग अगर आप करते हो तो सिंगिंग में सीधी सी बात ये है कि जब तक आप उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, सिंगिंग ही नहीं हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को आप समय नहीं दोगे जब तक, और प्रॉपर खुद से सेल्फ प्रैक्टिस में समय नहीं दोगे, रियाज नहीं करोगे, तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को, मतलब सिंगिंग में। तो आपको मेहनत करना है, ठीक है, और कोशिश करो कि सिर्फ 4 दीवारी में ही प्रैक्टिस नहीं करें।
बाहर में जाकर बाहर आप लोगों को दिखाएं अपना टैलेंट, शुरू करो। और लोग डरते इसलिए है ना, क्योंकि उनका लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो उतना प्रैक्टिस करते नहीं है। जब आप खुद से जब मेहनत कर लोगे ना, तब आपको लगेगा कि हम ये सॉन्ग गा सकते हैं, तब आपको डर भी नहीं होगा वो चीज़ को। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मुझे टेक्स्ट आते हैं, डीएम्स आते हैं कि भैया आप इतने सारे लोगों के सामने गाना गाते हैं, आपको डर तो नहीं लगता? आपको डर क्यों नहीं होता है? हम लोग करेंगे तो बहुत डर लगता है, एंजाइटी होने लगता है, कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करें? तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप डर रहे हो तो उसका मतलब सीधी सी बात ये है कि आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप रियाज जब करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम गा सकते हैं। मेरा क्या है, और एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। आप शुरू करो, प्रैक्टिस करो पहले, और फिर उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम 10 गाना 20 गाना 20 सॉन्ग करें, 20 सॉन्ग्स 25 सॉन्ग्स ऐसे करें। आप 2 ही सॉन्ग गाओ ऑडियंस के सामने, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो कॉर्ड वाइज हो गया या सिंगिंग का हो गया, इम्प्रोवाइजेशन, सारा कुछ। तो उस चीज़ को आप जब करोगे तब आपको अच्छा फील होगा। जब और मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन का एक और जरिया है ऑडियंस। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ था वो मैं बताना भूल गया था। ऑडियंस जो है वो आपको मोटिवेट करती है। जब ऑडियंस आपके लिए क्लैप कर देगी, आपको रेस्पेक्ट से, आपको हैंडशेक अगर आपका करेगी, आपको बोलेगी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि और हमको बेटर करना है। तो भूख को अपना कम मत रखो कि बस इतना में ही हम सीमित हो गए। अपना भूख को हमेशा बढ़ाओ म्यूजिक के लेवल में। प्रैक्टिस की गाइस, सीरियसली ये कि आप रियाज करो। चाहे वो डांस का फील्ड हो गया, डांस के फील्ड में भी प्रैक्टिस होता है। मेहनत करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। आगे जाके मोटिवेट आप खुद हो जाओगे धीरे धीरे। और अच्छे चीज़ों को सुनो, अच्छे चीज़ों को अप्रिसिएट भी करो। थैंक यू। सो गाइज, किस तरह से लगा कान्हा भैया के साथ इंटरव्यू, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही में आप लोग एक कान्हा भैया के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा भैया, जो आप हमारे इतने कीमती समय देने के बाद। ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे पता नहीं ये कैसा हुआ है, शूट क्या है, तो हम लोग 1 टेक में ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे बुलाए अपने इस लोकेशन पे करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ब्रदर। थैंक यू। आप बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।